इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि कुछ रेजिस्टर्स यदि सीरीज में लगे हुए हैं तो हम कैसे उनको आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बहुत सारे लगे हुए रेजिस्टर्स, बहुत सारे लगे हुए प्रतिरोधों को एक उसके इक्विवेलेंट और या तुल्य में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे और फिर इस वीडियो के अंत में जाके हम अपने आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमसे बोर्ड में कभी कभी ड्राइव करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमारे पास में कुछ बैटरीज है, कुछ सेल्स हैं, यदि वो एक कॉम्बिनेशन में लगी होती हैं तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एपिसोड में ये भी बताया है कि यदि कुछ सेल्स, कुछ बैटरी जैसे लगी हुई हैं और एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल के दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है तो हम उन बैटरीज को ऐड करते हैं। आप देखिए, पहले वाली बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब दोनों ऐड होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी ऐड होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे के सारे बैटरीज ऐड होंगे। और इन सब बैटरीज को हटा के यदि मैं एक फाइनल बैटरी बनाना चाहूं तो क्या होगा, हमारे पास में एक बैटरी बनेगी, उस बैटरी को हम कहेंगे 20 वोल्ट या 20 वोल्ट की सेल या बैटरी। ठीक है, तो हम हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि हमें किसी रेजिस्टेंस या किसी प्रतिरोध के अक्रॉस उसके दोनों सिरों के विभावांतर हमें ज्ञात करना हो, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट की बैटरी है जो इन R1 और R2 इन दोनों के सिरों के अक्रॉस, इन दोनों के एंड्स के अक्रॉस लगी हुई है। आप देखो, मैंने आपको यह सिखाया है अब तक कि हम लोअर पोटेंशियल, निम्न विभव को हमेशा 0 मानते हैं, उच्च विभव को जो वैल्यू आपके पास में होती है वो मानते हैं। आप देखेंगे, अब इस बैटरी, इस सेल के दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल 0 पर है, एक 10 वोल्ट पर है। अब क्या होगा देखो, अब इस पूरे के पूरे ये जो आपके पास में लाइन है, इस पूरे लाइन पे यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज हम मानेंगे वो 0 वोल्ट मानेंगे, और यदि 10 वोल्ट है तो इस पूरी लाइन पे इस वैल्यू तक, इस पॉइंट तक हम जो वोल्टेज मानेंगे वो 10 मानेंगे, या इस नोड तक हम बोल सकते हैं कि 10 मानेंगे। अब आप यदि ये देखेंगे कि R1 R2 आपके पास में दो प्रतिरोध हैं, दो रजिस्टर्स हैं जो लगे हुए हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि R1 R2 के एंड पॉइंट्स क्या हैं, सिरे क्या हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि यदि मैं इस सिरे को यहां पे, यदि मैं इस सिरे को यहां पे A मान लेता हूं, मैं इन दोनों के बीच में इस सिरे को या इस पॉइंट को, इस जॉइनिंग पॉइंट को B मान लेता हूं, और यदि मैं आपको इसको C मान लेता हूं, तो आपके पास में A और B मैं अलग से रिप्रेजेंट करता हूं आपके पास में। आप देखेंगे आपके पास में एक ये R1 रजिस्टर है जिसके अक्रॉस या जिसके एंड पॉइंट्स A और B हैं। आपके पास में सेकंड रजिस्टर R2 है जिसके एंड पॉइंट B और C हैं, इसकी वैल्यू R2 है। यदि मैं आपसे ये पूछूं, मुझे बताइए कि R1 के अक्रॉस दोनों सिरों का, दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस या विभावांतर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इन दोनों एंड्स का विभावांतर क्या होगा, आप ये बोलेंगे कि ये वैल्यू VA होगी, ये वैल्यू VB होगी। और यदि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, विभावांतर निकालना है तो मैं उच्च विभव में से निम्न विभव को माइनस करूंगा, तो क्या होगा, आप बोलेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, विभावांतर VA माइनस VB होगा, VA माइनस VB होगा। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA माइनस VB होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10 हाईएस्ट पोटेंशियल है, ये जो वैल्यू है आपके पास में 10 हाईएस्ट है और मिनिमम 0 है, उसके बीच में कोई वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VA माइनस VB होगा। मैं लेट्स कंसीडर, मैंने इसको मान लिया V1। यदि इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल है और पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास में ये पता है V1 बराबर VA माइनस VB, हमने पोटेंशियल मान लिया VB, और VB की वैल्यू क्या बन के आएगी, सॉरी VA की वैल्यू क्या बन के आएगी, VA माइनस VB होगी, और V1 की वैल्यू बन के आएगी VA माइनस VB। ठीक है, ये वैल्यू बनी VA माइनस VB। इसकी बात कर लेते हैं, यदि R के अक्रॉस पॉइंट्स B और C हैं तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो VB होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल VC होगा, इस पॉइंट का, इस सिरे का जो विभव होगा वो VB होगा, और इस सिरे का जो विभव होगा वो VC होगा, और दोनों का विभावांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप बोलेंगे VB माइनस VC होगा। हम इसको मान लेते हैं V2। यदि V2 होगा, देखो हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लिया। अब आपके पास में R1 R2 के अक्रॉस दो पोटेंशियल, दो विभव बन के आ रहे हैं, दो पोटेंशियल डिफरेंस, विभावांतर बन के आ रहे हैं। एक की वैल्यू V1 है और एक की वैल्यू V2 है।
इन दोनों को आप देखोगे तो आपके पास में 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। एक बार हम V1 V2 को ऐड करके देखते हैं। हम देखो आपके पास में जो V1 V2 की वैल्यू है, एक बार हम इनको ऐड करके देखते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि V1 प्लस V2 की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट के बराबर आएगी। जैसे हमने लास्ट वाले इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि आप बैटरीज को ऐड कर रहे हैं। यदि मैं यहां पे इसको V1 लिखता हूं, यहां पे ये V1 वैल्यू है और ये V2 वैल्यू है, V3 और V4 वैल्यू है, तो जो फाइनल वैल्यू बन के आएगी सेल की, बैटरी की, वो वैल्यू क्या बन के आएगी? वो वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 बन के आएगी। यदि आपके पास में ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से ऐसे कनेक्टेड हैं आपके पास में। तो इसी तरीके से यदि इस सर्किट के अंदर R1 R2 दो रजिस्टर्स, दो प्रतिरोध लगे हुए हैं और R1 के अक्रॉस विभागांतर पोटेंशियल डिफरेंस यदि V1 है और R2 का V2 है और इसके साथ में जो बैटरी कनेक्टेड है वो 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है V1 प्लस V2 का मान 10 वोल्ट के बराबर होगा। अब V1 V2 का मान कितना होगा ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा R1 और R2 की वैल्यूज के ऊपर। उसके बाद हम आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे V1 V2 को। लेकिन अभी मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको ये समझ में आए कि यदि किसी भी रजिस्टर, किसी भी प्रतिरोध के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और ये V2 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो जो वैल्यू बन के आएगी वो फाइनली 10 के बराबर बन के आएगी। यदि ऐसा नहीं है केवल R1 R2, मानो R1 R2 R3 तीन कनेक्टेड होंगे एक साथ, उनको क्या करेंगे, उनकी जो वैल्यू बन के आएगी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 भी 10 के बराबर बन के आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए, अब हमें यह चेक करना है कि करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर्स, हम जो करंट कैसे फ्लो करता है और करंट को कैसे डिवाइड करते हैं इसकी बात करते हैं। हमने एक एपिसोड में यह सीखा था कि यदि किसी भी बैटरी से, किसी भी सेल से जो करंट होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड होता है, हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड होता है आई। ठीक है, आप देखेंगे इसके पार्ट 1 में या केस नंबर 1 के अंदर देखेंगे ये बैटरी से आई का फ्लो, आई का डायरेक्शन, आई की बहने की दिशा किस तरफ होगी, तो आप बोलेंगे हायर पोटेंशियल, उच्च विभव से बाहर की तरफ दिशा होगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से यहां पे आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब केवल आपके पास में एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है इसके अंदर, इसका मतलब है कि इस पूरी ब्रांच में आई यहां से स्टार्ट करेगा और इसमें ऐसे जिगजैग करते हुए वापिस इस एंड पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके आर के अक्रॉस, इस आर के अक्रॉस आपकी जो करंट फ्लो होने वाली है, जो धारा फ्लो होने वाली है, उसका मान होगा आई। एक ही है, एक ही आर है, एक ही ब्रांच है, एक ही लूप है, उस पूरे में जो आई फ्लो करेगी वो सिंपल एक आई वैल्यू होगी। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में हमें देखेंगे आपके पास में अभी भी R1 R2 है, बीच में कहीं कोई भी जंक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा जंक्शन नहीं है जहां पे थर्ड ब्रांच कनेक्टेड हो, केवल R1 R2 है। अब देखो, अब हायर पोटेंशियल से आप आई का आउटवर्ड फ्लो, धारा का बाहर की तरफ बहने वाला डायरेक्शन दिखाएंगे। अब देखो, ये आई इसमें फ्लो करेगा, आई इस ब्रांच में फ्लो ऐसे ऐसे करके जाएगा और आई यहां पे फ्लो करेगा, इसके अंदर आई फ्लो करेगा, यहां से वापस आगे आई जाएगा और इसके अंदर भी आई फ्लो करेगा और वापस इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल, और एक्चुअली नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इसको निम्न विभव, लोअर पोटेंशियल फिर पे आपकी वैल्यू, आई की वैल्यू वापस आ जाएगी, करंट आपका वापस आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो करंट है, जो आई है, वो R1 R2 में सेम करंट फ्लो हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है। करंट आपका, जो करंट जिस इस पॉइंट से निकलना स्टार्ट हुआ था, वापस इसी पॉइंट पे आने के लिए करंट यहां पे भी आई है, मतलब इसमें भी आई वैल्यू है और इसमें भी आई वैल्यू है। इसका मतलब है कि दोनों में आपके करंट की वैल्यू सेम है। R1 R2, आप देखो वहां पे R1 R2 में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में इन्हीं पॉइंट में फंसते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यदि दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड हैं और बीच में कोई और थर्ड आपके पास में आर कनेक्टेड नहीं है, तो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट, इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट दोनों बराबर है। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। अब देखिए, बैटरी यहां कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि आपका आई यहां से चलना स्टार्ट होगा, आपका आई आउटवर्ड फ्लो यहां से स्टार्ट होगा। यदि आपका आई आउटवर्ड फ्लो यहां से स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि आपका आई यहां पे जाएगा, इसके अंदर आई फ्लो करेगा और इस पॉइंट तक जाएगा। अब हमारा करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट होगा।
कैसे? यहां से आपका आई फ्लो हुआ, इस पॉइंट तक आया, फ्लो के वैल्यू बनी आई। अब यहां पे केवल एक ब्रांच नहीं है, दो ब्रांच है, एक ब्रांच पे R2 वैल्यू है, एक ब्रांच पे R3 वैल्यू है। अब आपका करंट यहां से दो पॉइंट्स में डिवाइड होगा, दो वैल्यूज में डिवाइड होगा। अब वो वैल्यूज क्या मानेंगे? आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। यदि R1 R2 की वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, कोई भी नंबर दिया जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर हम उस वैल्यू को फाइंड आउट भी करेंगे आगे जाके। क्या होगा? अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, जो करंट फ्लो करेगा वो I1 फ्लो करेगा, और इसके आगे जो वैल्यू जाएगी वो I2 फ्लो करेगी। और वापिस आप देखो, यहां से वैल्यू आएगी I2, ऊपर से वैल्यू आएगी I1, और आगे जाके ये दोनों जुड़ जाएंगे और फाइनली I वापिस इस लोअर पोटेंशियल एंड पे पहुंच जाएगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि मैंने I1 I2 क्यों लिखा? मत लिखो I1 I2, आप I10 I11 लिख लो, आप A B लिख लो, आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि वो एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है वो I1 और I2 वैल्यू का एडिशन, समेशन, योग I के बराबर आएगा, I के बराबर आएगा। I1 प्लस I2 करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी। आपके पास वेरिएबल है I1 I2 I3, आपकी जो मर्जी आप मान सकते हो। तो जो कंडीशन बनेगी आपके पास में, हमारे पास में जो कंडीशन बन के आएगी इस थर्ड केस के लिए, हम ये बोलेंगे इस नोड के ऊपर, इस जंक्शन के ऊपर आपने I को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस फॉर्म में? I1 I2। नोटेशन है I1 I2, इसलिए हम इसको I1 I2 मान लें। आप I अल्फा I बीटा मान लो, आपकी चॉइस है, कोई गलत नहीं कर सकता उस चीज को। आप अल्फा बीटा मान लो, दो वेरिएबल है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप फिर से गौर से देखो इसको, इस जंक्शन पे पीछे से जो करंट आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। बोलोगे ऐसे कैसे डिवाइड होगा? चलो एक छोटा सा एग्जांपल मानते हैं। आपने किसी कैनाल में, किसी नहर में से पानी देखा होगा। मानो ये कोई कैनाल, कोई नहर है, ये आपके पास में कोई नहर है और इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। अब मानो यहां से पर सेकंड 1000 लीटर पानी आ रहा है, पीछे से एक सेकंड में 1000 लीटर पानी फ्लो करके आगे जा रहा है। अब आप मान के चलो आपके पास में यहां पे एक ऐसे छोटा सा नाला निकाल दिया गया है, यहां से बहुत ही छोटा सा, यहां से जो बहुत छोटा सा ऐसे एक नैरो पाथ बना दिया गया है इसके अंदर। अब आप मुझे बताओ कि यदि 1000 लीटर पानी पीछे से फ्लो करके आ रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पानी तो जाएगा। मैं मान लेता हूं इसके अंदर, इस पूरे क्वांटिटी में से 50 लीटर पानी जाएगा, इसके अंदर 50 लीटर पानी फ्लो करेगा। तो बाकी पानी कहां गया? बाकी पानी आगे जाएगा, जिसको 950 लीटर बोलोगे, 950 लीटर पानी आपका आगे जाएगा। आप दोनों को ऐड करना एक बार, 1000 बना, 1000 बना, 1000 लीटर पानी पीछे से आ रहा है, 50 लीटर ऐसे चला गया, 950 आगे चला गया। इसी तरीके से करंट धारा किसी भी जंक्शन पे पहुंचती है, वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। ऐसा नहीं कि दो पार्ट्स, आगे जाके हम ऐसे सवाल भी करेंगे जिनमें 3 4 5 ब्रांचेस बनी हुई होंगी। आप ये मानो कि ये एक नाला है और ये भी एक नाला है, आपकी पीछे से आने वाला पानी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिपेंड करेगा R1 और R3 की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां देखते हैं एक बार फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे यहां पे कि आपके पास में ये एक वोल्टेज है, एक बैटरी है, यहां से आपका आई फ्लो करेगा, देखो अब जब आप उच्च पोटेंशियल से इस पॉइंट तक जाएंगे तो यहां पे आई फ्लो करेगा। अब देखो इसमें से आई फ्लो करते हुए एक जंक्शन आएगा, जंक्शन पे हमेशा आपका आई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपका आई जरूर ब्रेक करेगा। जितना आई पीछे से आ रहा था वो आगे ब्रांचेज में कम वैल्यूज में जाएगा। ये आगे आके सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये सीखते हैं कि यदि यहां से आई फ्लो कर रहा है तो इसमें से लेट्स कंसीडर कि यहां से आपके पास में I1 जा रहा है, और देखो आगे ये ब्रांच में घूम के ऐसे यहां से I2 जा रहा है। तो वही बोलेंगे, ये जो I है एडिशन करेंगे I1 I2 की वैल्यू I के बराबर आएगी। ये देखो फिर से यही बन जाएगा हमारे। मेरा जो मेन पर्पस था आपको सिखाने का, ये पर्पस था आपको ये समझ में आया कि सेकंड वाले केस में R1 R2 में सेम करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे देखो आप, यहां पे जो I1 में, सॉरी जो R1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, R2 में जो फ्लो कर रहा है वो I1 है, R3 में जो फ्लो कर रहा है वो I2 है। यहां पे देखो, यहां पे R1 में फ्लो कर रहा है I, R2 में फ्लो कर रहा है I1,
लेकिन R3 और R4 में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है जो कि I2 है। तो हमें ये पहचानना है कि किस ब्रांच में करंट इक्वली फ्लो कर रहा है, किस रेजिस्टेंस में, किस प्रतिरोध के अंदर I की वैल्यू सेम आ रही है, कहां कहां पे डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि यदि हमें ये निकालना, ये समझ में ये निकालना आ गया और ये समझ में आ गया कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप सर्किट परिपथ वाले सवालों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सारा गेम इसके अंदर देखने का है कि आप कैसे विजुलाइज करते हैं सर्किट को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास में, हमने लास्ट एपिसोड में भी लास्ट में बात करी थी कि सीरीज जो आपके पास में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, उसकी पहली कंडीशन हमारे पास में हमने ये पढ़ी थी कि इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि बैक टू बैक कनेक्ट होनी चाहिए। रजिस्टर्स, प्रतिरोध बैक टू बैक कनेक्ट हो, एक के पीछे एक कनेक्ट होना चाहिए और उनके नोड जंक्शन जहां पे पॉइंट वो कनेक्टेड है, जिस सिरे पे कनेक्टेड है, वहां पे थर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे R1 R2 ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, इसका मतलब है, और देखो बीच में कोई और ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है कि R1 R2 सीरीज में है। R1 एंड R2 इन सीरीज, ये सीरीज में है आपके सामने। आप यहां पे देखो, सेकंड केस के अंदर R1 R3 अभी भी बैक टू बैक कनेक्टेड है, लेकिन बीच में एक R2 नाम का रेजिस्टेंस आ गया जो कि नीचे की तरफ कनेक्टेड है। इसका मतलब है अब यहां पे R1 एंड R3 अब सीरीज में नहीं है, नो सीरीज। तो क्या आप ये बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है चलो R1 R3 सीरीज में नहीं है, क्या R1 R2 सीरीज में, देखो ये भी तो बैक टू बैक कनेक्टेड है। हाँ सर, देखो ये भी तो बैक टू बैक कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड तो है, लेकिन साथ में ये तो कॉम्बिनेशन एक अलग से ब्रांच कनेक्ट हो गया। ऐसे ये ब्रांच कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि R1 एंड R2 भी सीरीज में नहीं होंगे। एक ऐसा नोड आना ही नहीं चाहिए जहां पे थर्ड ब्रांच कनेक्ट हो। यदि एक ऐसा नोड, एक ऐसा जंक्शन आ गया जहां पे तीन ब्रांच कनेक्टेड है, वहां पे आपका सीरीज हट जाता है। सीरीज का दुश्मन जो है वो नोड है, वो जंक्शन है जहां पे तीन वैल्यूज, तीन आर कनेक्टेड होते हैं। ये समझ में आया आपको जी। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड शर्त क्या होती है, करंट विल बी सेम इन ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। यदि आपके पास में कुछ रजिस्टर्स, कुछ प्रतिरोध सीरीज में कनेक्टेड है, श्रेणी में कनेक्टेड है, उन दोनों में या पांच कनेक्टेड है, तो पांचों के अंदर आई धारा, करंट का मान समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो अब यहां पे देखो, यदि यहां से आई करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि आई करंट यहां से फ्लो होगा, R1 में आई जाएगा, कोई ब्रांच कनेक्टेड नहीं है यहां पे, इसका मतलब है R2 में भी आई, देखो इसमें भी आई जाएगा, R2 में भी आई जाएगा और वापस यहां पे वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि R1 R2 दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है और बैक टू बैक है और बैक टू बैक कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि आपके पास में R1 R2 सीरीज में है, R1 एंड R2 इन सीरीज, ये आपके पास में सीरीज में कनेक्टेड है। आगे देखो, यदि हमारे पास में सेकंड केस में आप देखोगे यहां से आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये आई इन तीनों में सेम आई फ्लो करेगा, इसमें भी आई फ्लो करेगा, इसमें भी आई फ्लो करेगा, इसमें भी आई फ्लो करेगा। और आई निकालेंगे कैसे, ओम्स के नियम के निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार हम आई की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब है कि R1 R2 R3 तीनों आपके पास में सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। फिर से देखेंगे कंडीशन, पहली कंडीशन, आपके पास में जितने भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं, तीनों या चारों पांचों जितनी भी हो सकते हैं, बैक टू बैक कनेक्ट होने चाहिए, एक के पीछे एक कनेक्ट होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास में कि हमारे पास में जितने भी रजिस्टर सीरीज में होंगे सभी में आई या करंट धारा सेम वैल्यू होगी। ठीक है, सेम वैल्यू आपके पास में होगी। आगे चलते हैं, आप देखो अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि किन किन रजिस्टर्स में आई की वैल्यू सेम है। आप देखो, यदि ये वोल्टेज हमारे पास में, इसका मतलब यहां से एक आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब देखो यहां से ये आई जाएगा, इसके अंदर आई फ्लो करेगा और यहां से नीचे आई आएगा।
ये दोनों सीरीज में है। अब आप ये बोल सकते हो सर ये तो नीचे आ गया वैल्यू, ये तो ये बैक टू बैक कहां कनेक्टेड है? सर बैक टू बैक ही तो कनेक्टेड है। आप इसको उठा के सीधा कर दो, भाई हमारी मर्जी हुई, हमने वायर को फोल्ड कर दिया। भाई यदि मैं इसी को ऐसे बनाऊंगा, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा थोड़ी कि घर में सारे वायर सीधे लाइन में आते हैं, कहीं कोई कॉर्नर आता है तो वहां पर मोड़ते हैं वायर को। उस वायर को मोड़ने पे उसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन वो खत्म थोड़ी होता है, आपका वायर सिर्फ टर्न कर रहा है, इस तरीके से ऐसे टर्न करके जा रहा है, बट ऐसा थोड़ी कि करंट चेंज हो गया। देखो अब इसका मतलब है कि यदि इसके अंदर आई फ्लो करेगी तो आई यहाँ पे इसमें भी आई फ्लो करेगी, यहाँ पे आई जाएगी तो देखो इसके अंदर भी आई फ्लो करेगी। इसका मतलब इन दोनों में सेम आई है, दोनों बैक टू बैक। सर मुड़ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मुड़ गया। यहाँ पे ये R1 R2 दोनों सीरीज में हैं, क्यों? बैक टू बैक कनेक्टेड हैं और आपके पास में करंट का मान दोनों में, धारा का मान दोनों में सेम सीरीज में है। की बात करते हैं। आप देखोगे यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा, आई ऊपर जाएगा घूम के। आप देखो यहां से आपकी वैल्यू यहां पे इस जंक्शन तक वैल्यू आई जाएगी। अब आप अपनी करंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ब्रांच में आपकी जो मर्जी, किसी ब्रांच में I1 मान लीजिए, किसी ब्रांच में I2 मान लीजिए। देखो इस वाली ब्रांच के अंदर वैल्यू फ्लो करेगी I1, इस वाली ब्रांच के अंदर वैल्यू फ्लो करेगी I2। अब देखो ये जो I2 वैल्यू है, ये I2 वैल्यू ऐसे जाएगी, इसके बाद में इसमें जो वैल्यू फ्लो करेगी इसमें भी I2 आएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर कहीं आपकी धारा ब्रेक तो हुई नहीं, जितनी वैल्यू ऊपर जा रही थी उतनी नीचे आ रही है। कॉर्नर था आपका, आपने कॉर्नर पे तार को मोड़ रखा है, बट आई का मान थोड़ी चेंज हुआ। देखो इसका मतलब है कि R2 और R3 दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, बीच में कोई और कनेक्टेड नहीं है, और इन दोनों में I2 धारा सेम फ्लो करती है। आगे आते हैं, देखो इसके अंदर फ्लो करेगी धारा I1, और देखो इस पॉइंट पर आप देखोगे ऊपर से वैल्यू आ रही है I2, इधर से वैल्यू आ रही है I1, और इन दोनों का एडिशन I1 प्लस I2, जो कि आपके पास में I बराबर I1 प्लस I2 वैल्यू होगी। इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू फ्लो करके जाएगी वो I करके जाएगी। अब आप मुझे बताओ इस पूरे सर्किट के अंदर कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं, कौन कौन से प्रतिरोध हैं जो सीरीज में हैं? केवल दो रेजिस्टर्स हैं, कौन कौन से? R2 एंड R3। R2 एंड R3 ये वो रजिस्टर्स हैं जो आपके पास में सीरीज में है, बाकी ये कि कोई और सीरीज में किसी के नहीं है। आपको समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं। आप देखो यहां से आई फ्लो करना स्टार्ट हुआ। अब ये जो आई है इसके अंदर भी आई फ्लो करेगा। देखो इसके अंदर से आई फ्लो करके जाएगा, ये केवल कॉर्नर है, कोई बात नहीं है, इसमें भी तो आई फ्लो करके जाएगा। ये आई फ्लो करेगा, ये आई फ्लो करेगा, इस कॉर्नर पे, इस पॉइंट पे आके जो वैल्यू है ब्रेक करेगी, और ये I1 और ये I2 फ्लो करेगा। देखो अब जब ये वैल्यू नीचे आएगी यहां पे, तो ऊपर से वैल्यू आ रही होगी I1, यहां से करंट की वैल्यू आएगी I2, और यहां पे भी वैल्यू आएगी I2। आप इन दोनों को ऐड करेंगे और फाइनली I फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस थर्ड केस के अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है? क्या R3 R4 के कनेक्टेड है? नो। क्या R1 R2 कनेक्टेड है सीरीज में? यस, सीरीज में R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेकिन R3 R4 कनेक्टेड नहीं है, R2 R3 कनेक्टेड नहीं है, R3 R4 कनेक्टेड नहीं है, ये कोई भी और कॉम्बिनेशन कनेक्टेड नहीं है, केवल R1 R2 कनेक्टेड है सीरीज में। क्यों? बैक टू बैक है और आई का मान सेम है, करंट का मान सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर सीरीज हमने ये पढ़ा है, पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी है कि बैक टू बैक कनेक्टेड होने चाहिए। देखो इस तरीके से बैक टू बैक कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में नहीं है, लेकिन ये दोनों सीरीज में है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। और सेकंड कंडीशन कि आपके पास में जो करंट है वो भी सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे करंट आई फ्लो करेगा तो इन दोनों में आई फ्लो करेगा, यहाँ पे भी आई फ्लो करता हुआ जाएगा। यदि यहाँ पे I1 फ्लो करेगा, इस जंक्शन, इस नोड के ऊपर जो वैल्यू है वो ब्रेक हो जाएगी, ये नीचे जाएगा I1 और यहाँ पे जाएगा I2। अब देखो इसके अंदर वैल्यू I2 होगी तो इसके अंदर भी तो वैल्यू I2 होगी, आगे जाएगा। इसका मतलब
ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में होंगे, लेकिन ये सीरीज में नहीं है और ये भी सीरीज में नहीं है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि यदि आपके पास में ऐसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे, आपको दिख रहा है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है R1 R2 सीरीज में। कैसे R1 R2 सीरीज में? क्योंकि आपके पास में बैक टू बैक कनेक्टेड है और आई का मान सेम होने वाला है। बैक टू बैक कनेक्टेड है और आई का मान सेम होने वाला है। देखो आई एंड आई। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम इन दोनों को हटाएंगे और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर सीखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे सर्किट में इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे और एक लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट ये वैल्यू, ये वोल्टेज, सर वोल्टेज तो चढ़ा ही नहीं हमने, जो बैटरी है, जो सेल है, जितने वोल्ट की उतने वोल्ट की है, हमने तो इन दोनों को हटा के एक बनाया है और उसको हटाने को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट। हम इसको बोलेंगे आर ई क्यू, मींस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध। अब हमें ये सीखना है कि R1 R2 एंड आर इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन बन के आएगा। ये भी हो सकता है हमारे पास में कि दो ना हो, तीन हो, R1 R2 R3 और एक बैटरी लगी हुई है, यहां पे एक सेल लगा हुआ है आपके पास में जिसका वोल्टेज भी है। इन तीनों को हटा के जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो आपके पास में एक इस तरीके से एक आर इक्विवेलेंट बन के आएगा और ये वोल्टेज भी बन के आएगा। अब हमें यहाँ पे इस वाले केस में R1 R2 R3 की वैल्यू आर इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट होती है उसी। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम केवल दो R1 R2 के लिए करेंगे, बाकी थर्ड के लिए हम ऐसे पढ़ लेंगे इसको। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में दो रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और R2 है। ये वैल्यूज है हमारे पास में, ये देखिए। और हम मान लेते हैं जो सेल हमारे पास में है इसका जो वोल्टेज है वो V है। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कुछ वैल्यू I फ्लो करके जाएगी, I फ्लो करेगी, देखो यहां पे भी I फ्लो करेगी और वापस I यहां पे आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी भी रजिस्टर प्रतिरोध के अंदर फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू I है और इसका प्रतिरोध R है, तो क्या आप इसके दोनों सिरों के विभानांतर या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर से आप बोलेंगे V बराबर आई आर से जो वैल्यू बन के आएगी, देखो इस रेजिस्टेंस, इस प्रतिरोध में फ्लो होने वाला करंट धारा I, इसका प्रतिरोध खुद, इसका प्रतिरोध, इसका रेजिस्टेंस R, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों एंड्स A और B के सिरों का विभानांतर V बन के आएगा और V का मान बनेगा I इंटू R। आप ये वाला ओम्स लॉ यहां अप्लाई करो एक बार। आप बोलेंगे यदि R1 के अंदर वैल्यू I फ्लो करती है तो मैं मान लेता हूं कि इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, V1 होगा और इसका V2 होगा। अब आप मुझे बताएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 की वैल्यू कितनी आएगी और V2 की वैल्यू कितनी आएगी। V1 की वैल्यू आप देखो, इसमें V बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो IR, ऐसे ही यहाँ पे V1 की वैल्यू बनेगी I इंटू R1, V1 की वैल्यू बनेगी I इंटू R1 और यहाँ पे V2 की वैल्यू बनेगी I इंटू R2। हम यहाँ पे हम ये मानेंगे कि ये सर्किट हमारे पास में इक्वल है, बराबर है किस सर्किट के, उस सर्किट के बराबर है जहां पे आपके पास में इन दोनों को हटा के हम केवल एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं और उसका वोल्टेज V है। एक सेल, एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज V है, हमने यहाँ पे R1 R2 को हटा के एक आर इक्विवेलेंट लगा दिया है। इन दोनों को हटा के हमने ये लगा दिया, सर्किट अभी भी सेम है। अब हमें निकालना है R1 R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1। अब देखो, अब यदि सेम करंट, भाई हमारा करंट थोड़ी चेंज होगा,
सर्किट सेम है, बैटरी सेम है, सब कुछ सेम है, तो आई भी सेम रहेगा। जो आई यहां फ्लो कर रहा होगा, जो आई यहां से निकल के जाएगा, वही आई यहां से निकल के जाएगा, आउटवर्ड फ्लो करेगा। अब देखो इस आर इक्विवेलेंट में क्या वैल्यू फ्लो करेगी, इसके अंदर भी आई वैल्यू फ्लो करेगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप ये बोल पाओगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V बराबर आई आर इक्विवेलेंट आएगा। आई वो धारा, वो करंट का मान है, वो वैल्यू है जो इसके अंदर फ्लो कर रही है, और आर इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर इक्विवेलेंट मानिए। और हमने क्या करा, हमने इन दोनों को हटा केवल एक लगा दिया है, और हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने ये लिखा, और हमने V1 और V2 लिखा। एक गौर करने वाली बात यहां पे ये है, आप देखेंगे ये जो V1 पोटेंशियल बन के आ रहा है, मैं यहां पे ये बताता हूं आपको, ये जो V1 पोटेंशियल बन के आ रहा है, ये V1 पोटेंशियल है प्लस माइनस, और ये V2 पोटेंशियल है प्लस माइनस। ये वैल्यू बन के आ रही है आपके पास में, ये V2 पोटेंशियल है, प्लस और माइनस है। अब ये जो वैल्यूज है V1 V2 वैल्यूज है, आप देखोगे इसका नेगेटिव टर्मिनल अगले वाले पोटेंशियल डिफरेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से बैक टू बैक कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि यदि ये जो वैल्यू आपके पास में है, ये वैल्यू इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम फिर ये लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास में R1 R2 दो रजिस्टर्स हैं, R1 R2, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 बन के आ रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 बन के आ रहा है, और किसकी वजह से बन के आ रहा है, आई की वजह से बन के आ रहा है। हम बोलेंगे V1 की वैल्यू आएगी आपके पास में आई R1, आप बोलेंगे V2 की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में आई R2, और इन दोनों का एडिशन इस V के बराबर बन के आएगा। आप बोलेंगे V बराबर V1 प्लस V2। आप यहाँ पे इस V1 प्लस V2 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, आप बोलेंगे V बराबर आई R1 प्लस आई R2। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं इन दोनों को R1 R2 को हटा के इसकी जगह इन दोनों का R इक्विवेलेंट पुट करता हूं, तो वैल्यू क्या बन के आएगी, आप देखो। यदि मैं इन दोनों को यहां से रिप्लेस कर दूं और सेम सर्किट के अंदर, सेम परिपथ के अंदर मैं बोलूं कि ये वैल्यू R इक्विवेलेंट है, ये वोल्टेज V है, प्लस माइनस है, और इसके अंदर सेम करंट I फ्लो करेगी, तो आप बोलेंगे इस सर्किट के लिए यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे, तो बोलेंगे V की वैल्यू आएगी I R इक्विवेलेंट के बराबर। क्यों, इसके अंदर बहने वाली धारा I है और इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। अब देखो V बराबर आएगा I R इक्विवेलेंट, और ये वोल्टेज आप देखो इस वाले सर्किट में वोल्टेज सेम है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अरे वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी चेंज हो रही है, ये वोल्टेज V है, और देखो ये भी तो वोल्टेज V है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। हम देखेंगे इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में, V बराबर आई R1 प्लस आई R2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, आई R इक्विवेलेंट। तो मतलब है वोल्टेज तो सेम है, ये यदि वोल्टेज सेम है तो ये वैल्यूज भी बराबर होगी आपके पास में। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लिखेंगे आई आर इक्विवेलेंट बराबर आई R1 प्लस आई R2। सेकेंड वाले पोर्शन में से हम आई कॉमन लेंगे, हम लिखेंगे आई आर इक्विवेलेंट बराबर आई कॉमन लेंगे, वैल्यू बनेगी I1 प्लस R1 प्लस R2। इस आई से ये आई कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, वैल्यू बनी आपके पास में R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। ये आपके पास में सीरीज का या श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध या आपके पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। तुल्य प्रतिरोध किसका, श्रेणी का, श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध है हमारे पास में। क्या क्या कनेक्टेड था हमारे पास में, हमारे पास में R1 R2 कनेक्टेड है, और इन दोनों को हटा के यदि हम एक ऐसा सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो वैल्यू, ये वैल्यू बन के बनेगी R1 प्लस R2। आपके जितने भी रजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं आप सबको ऐड कर दीजिए, सबको हटा के उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। कैसे, ऐसे करेंगे हम। यदि आपके पास में सीरीज में है
और ये वैल्यू आपको पता है, यदि ये 5 ओम है, ये 8 ओम वैल्यू है, मैं इन दोनों को हटा के एक वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा जिसका मान बनेगा आपके पास में 13 ओम। आप ऐड कर दीजिए इसको, आप ऐड करेंगे तो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में R1 प्लस R2 बराबर 5 प्लस 8 बराबर 13 ओम, ये वैल्यू बन के आएगी। यदि 5 कनेक्टेड हो, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, वैल्यू निकलते हैं 10 ओम, 10 ओम, सभी के सभी वैल्यू 10 ओम में आप देखेंगे। तो केवल हम सीरीज के अंदर सारे रजिस्टर, सारे प्रतिरोधों की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, कितनी वैल्यू बन के आएगी, इसको हम रिप्लेस करेंगे, देन इट विल बी 50 ओम, 50 ओम वैल्यू बन के आएगी। सीरीज में हम सभी रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड करते हैं और उससे उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे हमने ये प्रूफ करा है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।